शुरू करने से पहले एक वार्निंग मेरे हर एक व्यूवर को, अगर तुम हॉरर को बर्दाश्त नहीं कर सकते डोंट वॉच दिस वीडियो। ये मांगा मार्केट में आई तो सब इसे पढ़कर हैरान हो गए, क्योंकि ये काफी मोस्ट कंफ्यूजिंग मांगा जिसे आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। This cursed manga will never be finished because it PTSD रेडियो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसका नाम ही ऐसा हो तो उसकी मांगा कैसी होगी। वैसे ही एक ऐसी मांगा है जिसे ज्यादातर लोगों ने पढ़ना ही बीच में छोड़ दिया, एंड जिन लोगों ने भी इसे पूरा पढ़ा है या उनके हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डिस्टर्बिंग मांगा है जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। अगर इसको कोई भी पढ़ना स्टार्ट करता है तो ज्यादातर वो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, बिकॉज इसके रीड करने का जो पैटर्न है वो इतना ज्यादा यूनिक है कि उसे समझना थोड़ा मुश्किल है। इसके अंदर बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं एंड लॉट ऑफ चैप्टर्स। जिसे पढ़ने के बाद आपकी हालत भी कुछ ऐसी हो जाएगी। और जो चैप्टर के नाम है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसे हैं 9 to 7 9 ऑफ हर्ट्ज, 64 9 8 9 ऑफ हर्ट्ज। मतलब कि जो चैप्टर हैं वो हमें उल्टे सीधे अरेंजमेंट में दिख रहे हैं। अगर हमें पढ़ना है तो चैप्टर के नाम से अरेंज करना है, ना कि चैप्टर के नंबर से। चैप्टर 1 में अलग स्टोरी है और चैप्टर 2 में अलग स्टोरी है। इसे कहाँ स्टार्ट हो रही है लोगों को कुछ ज्यादातर समझ नहीं आता। मसाकी नाकायामा ने इसको इतना स्मार्टली प्रेजेंट किया है, इतना क्रिएटिव माइंड सिर्फ एक हॉरर स्टोरी के लिए। पर्सनली आई लव इट दिस मांगा। अगर तुम इसको रीड करो सारी की सारी स्टोरीज एक साथ कनेक्ट नहीं है, ऐसा तुम्हें लगेगा पढ़ते टाइम, बिकॉज सो लॉट ऑफ स्टोरीज एंड चैप्टर। ये सारी स्टोरी एक चीज से कनेक्ट है जो कि एक गॉड से रिलेटेड है। इसका नाम है उगुची श्यामा, या कहूँ बालों वाला देवता। पुराने टाइम में लोग इसको चढ़ावे के रूप में कुछ बाल दिया करते थे। जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न होती गई लोग इसको भूलने लगे, जिसके कारण वो गॉड को गुस्सा आ जाता है। फिर उसने लोगों से लेना शुरू किया रिवेंज। इसकी जो आर्ट है वो तो बिल्कुल कमाल की है। एंड नाउ यूट्यूब के ऊपर अभी भी इसकी रिव्यू स्टोरीज की वीडियो आती हैं, देख ही सकते हो। कोई भी यूट्यूबर इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं करता। मैंने 10 से भी ज्यादा बार इस मांगा को रीड करने के बाद ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई, इससे आपको इस मांगा के बारे में कुछ पता चले। आखिरी बात, वीडियो को पूरा देखना, वहाँ पर मिस हुआ वहाँ पर चीजें समझना बंद हो जाएंगी। चलो देखते हैं इस मांगा में ऐसा क्या है। स्टोरी स्टार्ट होती है तो हम एक लड़की को देखते हैं। इस लड़की का नाम है चीफू। वो रोते हुए अपनी दादी से कहती है कि क्या दादी सच में मुझे अपने बाल काटने होंगे? तो उसकी दादी कहती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मुझे भी यही सब कुछ करना पड़ा था। इस तरह जब तुम बड़ी होगी तो तुम्हें ये बाल दोबारा नहीं काटने पड़ेंगे। साल बीतने के बाद अब वो बड़ी हो जाती है। अब जब वो सब्बे के अंदर बैठी होती है तभी उसकी नजर मिरर की ओर पड़ती है। उसे एक गंजी औरत दिखाई देती है। ये देख जब वो उठ के जाने की कोशिश करती है तभी के बाल पीछे वाली सीट में खींचने शुरू हो जाते हैं। और अब वो फिर से देखने की कोशिश करती है, बट इस बार वो गंजी औरत उसकी तरफ ही देख रही होती है। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक और उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी बिल्कुल गंजी। यहाँ पर एक ग्लीच होता है और हम उसके बचपन के सीन देखते हैं, और इस बार वो बचपन में पूरी तरह से गंजी हो चुकी थी। उसकी दादी कहती है कि रोने वाली कोई बात नहीं है बेटा, बस अब तुम्हें 2 बार और अपने बाल काटने होंगे। याद करने की कोशिश कर रही थी उसकी दादी ने कौन कौन सी उम्र में उसके बाल काटने की बात की थी। अभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक बिजी बाजार जिसमें बहुत सारे लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं, और हम एक लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम है कीता। वो दौड़ता है और आवाजें दे रहा होता है। अपने दोस्तों को कहता है कि मुझे इस मार्केट में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड चीफू दिखी है। अब जब वो आवाज दे के उसे रोकता है तो पता चलता है कि ये वही है। फिर वो दोनों कॉफी पीने के लिए चले जाते हैं। चीफू का सर पूरी तरह से गंजा होता है। इसे देखकर कीता सोचता है कि कहीं इसने हमारे ब्रेकअप की वजह से तो ऐसा नहीं कर लिया। अभी चीफू कहती है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे कि वो मेरा माइंड को पढ़ पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद ये मेरे मन का वहम है। वो कहती है कि उसके साथ अजीब चीजें होने लग गई थी जब से उन्होंने डेटिंग करना शुरू किया था। भी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में
चीफू उसे अपने घर रुकने के लिए बोल रही थी। तो उस समय गीता मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे जरूरी काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। वो चला जाता है तो पीछे से एक हाथ आता है और चीफू के बाल पीछे से खींचने लग जाता है। कहती कि ऐसा तभी होता था जब वो घर में अकेली होती थी, इसलिए उसने अपने बालों को काट लिया। कहती कि तुमने मेरी बातों का यकीन नहीं किया। दिन के बाद गीता ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। दिन के बाद चीफू ने अपना सर के सारे बाल काट दिए और पूरी तरह से शेव कर लिया। असल में वो सब ब्लेम गीता के ऊपर डाल रही थी क्योंकि उसके साथ मिलने के बाद ही ये सब हुआ था। और गीता को तो ये सब कुछ सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो चीफू को बोल रहा होता है तो तभी उसे एक डरावनी चीज दिखती है। वो देखता है कि चीफू का चेहरा पीछे की ओर खींचना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ उसे पीछे की ओर खींच रहा हो। पर थोड़ी देर बाद उसका चेहरा नॉर्मल हो जाता है। फिर वो गीता की तरफ देखती है और स्माइल करके उसे थैंक यू बोलती है। तब मन में सोच रहा होता है कि उसे ऐसा लगता था कि जैसे इन बातों से उसे अफसोस होगा, पर वो तो अच्छा महसूस कर रही थी। ये मेरी वजह से पागल तो नहीं हो गई। तभी चीफू उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद गीता हाल ही में जो बनी गर्लफ्रेंड के घर पे होता है। उसकी गर्लफ्रेंड किचन में खाना बनाते हुए उसे बोल रही होती है कि तुम बहुत लेजी आदमी हो, यहाँ खाना बना रही हूँ और तुम मेरी हेल्प भी नहीं कर सकते। वो कह रही होती है तभी उसके पीछे से बाल खींचने शुरू हो जाते हैं। अचानक वो गुस्से में आकर गीता को कहती है कि तुम मेरे बाल क्यों खींच रहे हो। उसने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं होता, जबकि वो उसके पास भी नहीं था। गुस्से में आकर वो गीता को घर से बाहर निकाल देती है। गीता बाहर होता है तो उस लड़की के पीछे एक काला हाथ आता है। तभी गीता को उस लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। तुम सोच रहे होगे ये आखिर चल क्या रहा है, मैं समझाता हूँ, टेंशन मत लो। जैसे कि मैंने कहा था, ओगशीशामा का शराब किसी को एक बार पकड़ लेता है उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता जब तक कि उसके पूरी तरह से बाल क्यों नहीं लेता। वो अब जो वो ओगशीशामा का शराब उसकी जो न्यू गर्लफ्रेंड थी उसके पीछे लग गया। हालांकि हमें वो सीन भी दिखाए जाते हैं जहाँ पर चीफू ने अपने बालों को कैसे काटा था। जब वो बड़ी होती है तो उसकी ग्रैंडमदर की तो डेथ हो जाती है, सो वो अब अपने बालों को नहीं काटती, जिस वजह से वो ओगशीशामा का शराब उसे अलग अलग तरीके से टॉर्चर करने लग जाता है। जैसे कि जब वो नहा रही होती है तो पीछे से उसके बाल को खींचने लग जाता है, या फिर जब वो सो रही होती है तो उसके सपनों के अंदर उसकी ग्रैंड मदर बन के उसे परेशान करने दी है। और अब जब वो ट्रेन वाले हादसे के बाद जब वो घर आती है वो याद करती है कि उसकी दादी की तो पहले ही डेथ हो चुकी है। इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाकर पूछती है कि उसकी ग्रैंड मदर ने कौन सी उम्र में उसके बाल काटे थे, बट वो उसे ही कुछ ना कुछ बोलकर बाल को काट देता है। जब वो रात को सो रही होती है तभी उसके पास वो गंजी औरत आती है और हंसते हुए स्माइल करने लग जाती है। डर के चक्कर में जल्दी से वो उठती है और लाइट को ऑन कर देती है, बट उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। उसके बाद वो ये करती है, चाहते हुए भी वो अपने बालों को काट देती है। अब जब वो शीशे में देखती है तो उसका फेस उस गंजी औरत जैसा ही दिखता है, मतलब कि वो गंजी औरत कोई और नहीं थी, वो खुद चीफू थी। शीशामा उसे उसका ही चेहरा बिना बालों वाला दिखाकर उसे फोर्स करता है कि अपने बालों को काट दे। ना परेशान करने के बाद वो आखिर कर भी देती है। आखिरी पेज पे ऑथर हमें ये लिख कर बताता है। थोड़ा और पीछे चलते हैं जब चीफू और गीता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। यहाँ से हमें पता चलेगा चीफू और गीता को वो शराब कैसे जकड़ता है, वो भी फर्स्ट टाइम। एक सुबह जब गीता अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है, देखता कि बाहर बहुत सारे कौवे बैठे हैं। वो जोर जोर से आवाजें निकालते हुए उसका जो बाहर पड़ा कचरा था उसे फैला रहे होते हैं। ये देख गीता का गुस्सा आ जाता है, उन्हें भगाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानते। तभी वो एक पत्थर उठाता है और उनके ऊपर फेंक देता है। वो पत्थर तो उन्हें भगाने के लिए मारा था लेकिन वो सीधा जाकर एक कौवे के ऊपर लग जाता है। ये देखकर गीता थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसकी दादी ने उसको बचपन में कहा था अगर किसी काले कौवे को एक बार गुस्सा आ जाता है तो फिर तो वो कौवा नेवर फॉरगेट द फेसेस। और ये बात सच भी होती है। वो सभी कौवे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से भरे देख रहे होते हैं। उसके बाद वो खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। जब वो खाते खाते बाहर की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि उन कौवों की तादाद पहले से कुछ ज्यादा हो चुकी है। अभी रेस्टोरेंट वाली आंटी बोल
बोलती है कि आज पता नहीं क्या हुआ है, बहुत सारे कौवे कहाँ से आ रहे हैं। वो जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर लेकर ही जाते हैं। उसके बाद गीता वहाँ से निकल जाता है। गीता अपने मन के अंदर कहता है कि मैं जहाँ पर भी गया वो बस मेरा पीछा करते रहे और उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती रही। हालांकि उन्होंने मेरे ऊपर कोई हमला नहीं किया, बट वो बस मुझे गुस्से से घूरते रहते हैं। शाम होते होते रात हो जाती है और उनकी गिनती पहले से कुछ ज्यादा हो जाती है। उसके बाद जब वो सो रहा होता है तो वो सभी कौवे उसकी विंडो के ऊपर आकर आवाजें निकालने लग जाते हैं। पहले तो गीता उन सबको इग्नोर कर देता है, बट जब वो उनको ध्यान से देखता है उसे ये दिखता है कौवे जैसे होते हैं, बट वो कौवे नहीं होते, पूरे बालों से बने होते हैं और उनकी 3 आंखें थी। उसके अगले दिन जब सुबह होती है सभी क्रोस उसके बाहर ही बैठे होते हैं। गीता उन्हें इस बार फिर से भगाने की कोशिश करता है, बट इस बार वो सारा कचरा फैला देते हैं। बट उस कचरे के अंदर उसे एक बालों वाली थैली मिलती है। तभी वो उन बालों को उठाता है और वो कहता है कि क्या मतलब वो कब से इन बालों को खा रहे हैं। जब वो उन क्रॉस की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो बालों को सच में ही खा रहे थे। उसके बाद गीता उन बालों को वहीं गिरा देता है, वहां से जाने लगता है, बट एक बाल उसकी छोटी उंगली के ऊपर लिपट जाता है। रात होने पर वो अपनी चीफू के अपार्टमेंट में जाता है और वहां पर वो चीफू के साथ लगा पड़ा होता है। जब वो कर रहा होता है तभी वो चीफू के बालों को पकड़ लेता है। इस वजह से उसकी छोटी उंगली पर लिपटा बाल उस लड़की के बालों को छू लेता है। वो सब कुछ करके वहाँ से फ्री होते हैं। अभी चीफ बोलती है गीता तुम वैसे तो जल्दी आते नहीं हो यहाँ पर, आज बिना बताए तुम अचानक से कैसे आ गए गीता। अभी गीता उसे क्रॉस वाली सभी बातों को बता देता है। आज मैंने क्रॉस देखे वो सब बालों को खा रहे थे। सुनकर चीफू को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो उठ के जाने लगती है। तभी उसके बाल पीछे से खींचने लग जाते हैं। वो लगता है कि शायद ये गलती से हुआ होगा। गीता कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। चीफू कहती है इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो अब मैं नहाने जा रही हूँ। उसके बाद वो नहाने के लिए अंदर चली जाती है। गीता टीवी देखने लग जाता है। वो टीवी देख रहा होता है तो उसे विंडो के पास कुछ नोटिस होता है। वो उठ के चेक करने के लिए जाता है, तभी उसे अपनी जीएफ की जोर से आवाज सुनाई देती है। इस विंडो के पीछे से हम इसे देखते हैं। दूसरी तरफ जब चीफू नहा रही होती है तो उसके पीछे से एक काला हाथ आता है और उसे अंदर पानी में खींचने लग जाता है। सो अभी आपने जो विंडो के ऊपर देखा ये वही गंजी औरत है तो आपने फर्स्ट सीन के अंदर देखी थी। दिन के बाद गीता इसे अकेला छोड़कर चला जाता है। उसके बाद चीफू के साथ अजीबो चीजें होने लग जाती हैं, मतलब कि जो वो पहले ग्रैंड मदर वाला सीन होता है। उसके बाद जब वो ट्रेन वाला हादसा सब होने के बाद चीफू अपने बालों को काट लेती है। अब हमने प्रेजेंट में देखा था चीफू और गीता कैसे मिलते हैं। इस बार चीफू के बिल्कुल बाल नहीं होते जब वो रेस्टोरेंट में मिलते हैं। यहाँ तक आपको स्टोरी ये क्लियर हो चुकी होगी। हम थोड़ा और ज्यादा पीछे चलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टाइम ओगिशिमामा लोगों को मिला था। यहाँ से अब एक न्यू स्टोरी स्टार्ट होगी। हमें दिखाया जाता है 2 लड़कियों की कहानी। एक का नाम है कीकू और दूसरी वाली का सिगुमी। दोनों एक गांव में रह रहे होते हैं। उनके पापा ज्यादातर काम पे रहते थे, इस वजह से वो ज्यादातर वक्त अपनी दादी के साथ बिताते थे। एक दिन उनके पापा को घर आने में थोड़ा लेट हो जाता है। इसके बाद जो छोटी बच्ची सिगुमी थी वो रोने लग जाती है। वो उन्हें बिना बताए उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। रात काफी हो जाती है लेकिन वो घर नहीं आती। इतनी रात होने के कारण उसकी बड़ी बहन कीकू उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाती है। तभी उसे अपनी मम्मी की एक बात याद आती है कि उन्होंने उसे बताया था कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम बस ओगिशिमामा को याद करना, जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। सो वो तभी जाती है और जंगल के बीच में उस गॉड की मूर्ति थी से वो सारे गांव वाले उसे पूजते थे। तभी वो अपने सर का एक बाल तोड़ती है और उसके ऊपर बांध देती है। एक्चुअली में इस गॉड का ये एक चढ़ावा है। वो प्रे करने लग जाती है कि मेरी बहन को ढूंढने में मदद करो, मुझे और मेरी बहन को सही सलामत घर पे पहुंचा दो। हम देखते हैं कि जंगल के बीच में सिगुमी बैठी रो रही होती है कि वो अब तक गुम चुकी थी। तभी उसकी बड़ी बहन कीकू वहां पर आ जाती है एंड वो फिर से ओगिशिमामा के सामने प्रे करती है। उसके बाद उनको एक गाना सुनाई देता है। जब वो ऊपर की ओर देखते हैं तो आसमान में एक लाइट की जैसे इमेज बन गई थी जो कि वो गाना गा रही थी। वो उस आवाज का दोनों पीछा करते हैं। वो आगे चलते हैं तो वो जंगल की घास अपने आप साइड पे होते जा रही थी। उनके लिए एक रास्ता बनता रहता है। चलते वो ओगिशिमामा की मूर्ति की ओर पहुंचते हैं, फिर से प्रे करते हैं एंड कीकू अपने बाल को वहां से हटा लेती है। मेरे ख्याल से इनका प्रेयर का सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि जब विश पूरी हो जाए तो अपने बाल वापस ले लो। एंड हम देखते हैं कि ओगिशिमामा की जो मूर्ति थी इस सब चीजों से बहुत खुश थी। उसके बाद हम देखते हैं कि काफी साल बीतते रहते हैं। धीरे धीरे ओगिशिमामा की मूर्ति की शेप बदलती जा रही थी। उसकी जो मुस्कुराहट थी वो धीरे धीरे कम हो गई थी। मेरे ख्याल से ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि अब लोग उसे भूलने लग गए थे।
तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। चैनल के ऊपर मैं ऐसी मोस्ट डिस्टर्बिंग वॉयलेंस भरी वीडियो बनाता हूँ। जल्द ही मैं एक मांगा आइसबर्ग वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको दुनिया की सबसे बिजार्क और डार्क चीजें देखने को मिलेंगी। सो मैंने अपनी लाइफ में अब तक जितनी भी डार्क मांगा रीड की है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का सबसे पहले पता चल जाए। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और हम देखते हैं कि एक यहाँ पर वार हुई होती है। जगह से एक आदमी जा रहा होता है और उसके हाथ में एक बॉक्स था। असल में ये आदमी जो लोग जंग के दौरान मर जाते हैं, लोगों की ये बाल इकट्ठा करता है। ते चलते ये एक घर में पहुंचता है, बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ बाल चाहिए, बट मैं आपको ऐसे ही नहीं अपने कस्टमरों के बाल दे सकता। अभी वो बुढ़ा उससे कहता है, अकी तुम इनके साथ आखिर क्या करने का सोच रहे हो। वो कहता है कि मेरा एक साथी था जो मेरे आंखों के सामने बिना कोई निशान छोड़े मर गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, मैं कम से कम इसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। बाय द वे, आपके साथी के बाल घुंघराले थे या सीधे? इसमें हर तरह के कस्टमर के बाल मिले हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए इनमें से कुछ चुनूंगा ताकि आपको सब कुछ असली लगे। तभी उनको उन बालों के गुच्छे के अंदर से एक बाल मिलता है। वो कहते हैं कि ये तो हारुओ के हैं। उस बुड्ढी को वो बाल दे देता है और वो बुड्ढी कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम्हारी वजह से मेरा हारुओ घर वापस आ सकेगा। तभी वो आदमी अपने मन में सोचता है, क्या मैंने सही किया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इनकी फैमिली को धोखा दे रहा हूँ। उसके बाद वो बुढ़ा अगुशी शामा के पास जाता है। वहाँ पर जाकर वो बुढ़ा अगुशी शामा से प्रार्थना करता है कि बेटी की आत्मा को सही रास्ता दिखाना। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी घर वापस आ जाए। उसके बाद वो एक बॉक्स उसके सामने रख देता है। हालांकि हमें उस बॉक्स में नहीं दिखाया जाता कि उस बॉक्स में आखिर होता क्या है। आई थिंक वो उसका चढ़ावा था। वहाँ रखकर वो वापस चला जाता है। अभी थोड़ी देर बाद एक कौवा उड़ता हुआ आता है उस बॉक्स के पास। बॉक्स के अंदर से उसे कुछ बाल बाहर की ओर दिखते हैं। तभी वो उस बाल को पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश करता है। तभी अगुशी शामा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उस कौवे को अपने वश में कर लेता है और वो कौवा सीधा उस बॉक्स को ही उड़ा कर ले जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम चीफू को देखते हैं। जब वो छोटी थी तब इस उम्र में ही उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। वो लोग उसे गंजी करके एक कैफिन के अंदर डाल देते हैं। भी चीफू अपनी दादी से कहती है, ग्रैंडमा मॉम के बाल क्यों शेप किए गए हैं? तभी उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि उसके सभी बाल इस बॉक्स के अंदर रखे गए हैं कि तुम्हारी मॉम की सारी मेमोरीज इसके अंदर हैं। देन वी सील द बॉक्स सो इट कैंट बी ओपन एंड ऑफर इट टू गॉड। उसके बाद वो दोनों मॉम के लिए प्रार्थना करते हैं कि उसकी मॉम की आत्मा को वो प्रोटेक्ट करे। कि दादी बॉक्स के ऊपर एक सील लगाती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 3 बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते उन बच्चों की नजर पेड़ के ऊपर पड़ती है। पेड़ के ऊपर उन्हें एक बॉक्स दिखता है। अभी वो तीनों बच्चे उस बॉक्स को नीचे उतारने की कोशिश करने लग जाते हैं। और हाँ, मैं बता दूं कि ये वही बॉक्स है जो वो बुढ़ा ओगशी शामा के पास रख कर गया था और एक कौवा उड़ाकर वहाँ से ले गया था। अब वो बच्चे जैसे तैसे उस बॉक्स को नीचे उतार लेते हैं। बच्चों को ऐसा लग रहा था जैसे कि इस बॉक्स के अंदर कोई खजाना होगा। जब वो इस बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं तभी उसके अंदर से बहुत सारे बाल निकलते हैं और वो सभी बाल उन बच्चों को जकड़ लेते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब बाल गायब हो जाते हैं। उसके बाद जब वो बॉक्स के अंदर देखते हैं तो उन्हें ये दिखता है, बॉक्स के अंदर उन्हें एक डोल का कटा हुआ सर मिलता है। ये देखते ही वो वापस गांव में भाग जाते हैं। चलते चलते वो बच्चे आपस में बातें करते हैं कि आखिर वो चीज क्या थी। शायद हमें उस बॉक्स को नहीं खोलना चाहिए था। ने देखा नहीं, उस बॉक्स के ऊपर आत्मा वाली सील लगी हुई थी। ये सोचकर ही वो पूरी तरह से घबरा जाते हैं और तभी उनकी परछाई के बीच में एक छोटी बच्ची की शैडो आकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर वो बच्चे जल्दी से गांव के प्रीस्ट के पास जाते हैं। अभी वो बच्चे उस प्रीस्ट को सब कुछ बता देते हैं। बच्चे कहते हैं कि हमें एक बॉक्स मिला था, इसके ऊपर एक सील लगी हुई थी। जब हमने खोला तो उसके अंदर एक डोल का सर पड़ा था। उसके अंदर से बहुत सारे बाल भी निकले थे। ये सब बातें सुनकर तभी प्रीस्ट कहता है कि ठीक है, तुम सब बच्चे मेरे साथ चलो। उसके बाद वो उन्हें एक रूम के अंदर ले जाता है। रूम के दरवाजे के ऊपर वो एक ताबीज लमका देता है और बोलता है कि तुम सभी पूरे 1 दिन के लिए इस रूम के अंदर ही रहोगे। मैं तुम सबको मॉर्निंग में मिलूंगा। उम्मीद है कि तुम कोई ज्यादा आवाज नहीं करोगे। ये सब बोलते ही वो वहाँ से बाहर चला जाता है। और हाँ, मैं ये बात बता दूं, जब वो बच्चे मंदिर के अंदर आए थे तो उससे पहले इनको गंजा कर दिया गया था और वो प्रीस्ट दूसरे रूम में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब शाम होती है तभी उसको प्रीस्ट की शैडो थोड़ी चेंज लगती है। तभी वो ताबीज जोर जोर से आवाजें निकालने लग जाता है।
उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो कटा हुआ सर ही उनको ही देख रहा होता है। धीरे धीरे वो उनके पास आ रहा होता है। ये देख बच्चे सब डर जाते हैं और जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रात के अंधेरे के अंदर एक औरत ओगशिसामा से प्रार्थना कर रही होती है। अगली सुबह होते ही लोग एक घर के बाहर इकट्ठा होते हैं, पर दो आदमी आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है इन दिन में ये तीसरा आदमी है जो इस तरह से मरा है। पता चला कि फांसी लगी हुई थी, उसकी गर्दन के चारों ओर बाल लिपटे हुए थे। ये सब बात ही ओगशिसामा सुन रहा था। थोड़ी देर बाद गांव के लोग इकट्ठा होकर मंदिर के हाई प्रीस्ट के पास जाते हैं। वो लोग प्रीस्ट को बोलते हैं कि क्या हम ओगशिसामा का क्रोध शांत नहीं कर सकते क्या? और अगर ऐसा ही रहा तो यहाँ से लोग एक एक करके ये गाँव छोड़कर चले जाएंगे। और आजकल लोग भी काफी मर रहे हैं। हम वैसे भी अपनी इच्छाओं को कभी भी ओगशिसामा के ऊपर नहीं छोड़ते। मेरे ख्याल से कोई तो एक ऐसा आदमी है जो गॉड की पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो भी लोगों को मारने के लिए। कहते ही वो सभी लोग भड़क जाते हैं। उनमें से एक आदमी उठता है और कहता है कि शायद हमें उसे मार देना चाहिए। रात होने पर वही औरत फिर से ओगशिसामा के पास जाती है और इस बार वो खाली हाथ नहीं आती, वो अपने साथ कुछ बाल भी लेके आती है। वो उसे बाल चढ़ा रही होती है, तभी पीछे से गांव के लोग आकर उसे वहीं पर पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि तुम ही हो जो गॉड की पावर का मर्डर करने के लिए इस्तेमाल कर रही हो। वो उसका फेस देखते हैं तो वे देख शौक हो जाते हैं। वो औरत निकलती है, ग्रैंडमा सोया, आप अपने गांव के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? उस बूढ़ी दादी को पकड़कर गांव के प्रीस्ट के मंदिर में लिसाते हैं। गांव के लोग हाई प्रीस्ट के पास जाकर उसके साथ बात करने के लिए फोर्स करते हैं। अभी सोया और प्रीस्ट एक रूम के अंदर बैठे होते हैं। प्रीस्ट उससे पूछता है कि तुमने सोया ऐसा क्यों किया? मैंने कभी नहीं सोचा तुम ऐसा करोगी। सोया बोलती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे ये करने के लिए किसी ने कहा गया था। बस वो इतना ही बोलती है और उसके बाद वो बिल्कुल चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दो आदमियों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। में से एक आदमी कहता है कि सोया की फैमिली के अलग हो जाने के बाद सोया को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया था। सोया की फैमिली के लोग बस अपना मुंह बंद रखते हैं, ये बस इतना ही करते हैं जितना इनसे बोला जाता है। अगले दिन वो दोनों आदमी जंगल से होते हुए एक घर की ओर पहुंचते हैं। हम ये देखते हैं चलता है कि सोया मर चुकी है। वो देखते हैं कि उसकी आंखों और मुंह के अंदर से बाल निकल रहे होते हैं। कहते हैं कि सोया को इसलिए तो नहीं मार दिया गया ताकि वो अपना मुंह ना खोल सके। हम देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग खड़े ये सब देख हंस रहे होते हैं अपने मन के अंदर। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। वो फिर से गांव के लोग एक जगह के ऊपर इकट्ठा हुए होते हैं, कुछ देख रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है कि हमें एक जगह के सामने बहुत से लोगों की भीड़ दिखती है। वहाँ खड़ा एक आदमी बोलता है, ये दरवाजा यहाँ किसने छोड़ दिया? कल तक तो यहाँ नहीं था। तुम कहना चाहते हो कि कल रात को इसको किसी ने फेंक दिया? कितने दरवाजे दिख रहे हैं? दिखने से तो ये दरवाजा काफी अच्छे तरीके से बनाया लगता है। अगर इसमें ये अजीब सा चेहरा ना होता, ये दरवाजा दायवे के साथ कह सकता हूँ ये कर्व दरवाजा है। वहाँ खड़ी एक औरत बोलती है, दरवाजे को यहाँ छोड़ना बैड लक हो सकता है, तुम लोगों को इसे कहीं फेंक देना चाहिए। तभी एक आदमी बोलता, हम अभी कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते, हमें इस मामले को पादरी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वही औरत बोलती है, तुम लोग कितना डरते हो, बेतुकी बातें मत करो, एक दरवाजा से भला कौन ही डरेगा, कहो ना इसे। वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है। तभी हमें कुछ आदमी दिखाई जाते हैं। भागते रहो, सतर्क रहो। तभी एक आदमी बोलता है, इतनी तेज बारिश के अंदर लोगों को हमारी आवाज भी नहीं सुन रही होगी, पेट्रोलिंग करने का क्या ही फायदा, मुझे नहीं लगता इतनी बारिश होगी। चलते वो एक जगह के ऊपर पहुंचते हैं। वाह, मैं तो पूरी तरह से भीग गया हूँ। वहाँ पर कुछ आदमी बैठे होते हैं। तभी पेट्रोलिंग करने वाला कहता है, जब हम अपना काम कर रहे होते हैं तो तुम लोग बैठे यहाँ शराब पीने का आनंद ले रहे हो। तभी एक आदमी उठते कहता है, क्या हमारी शिफ्ट बदलने का समय हो गया इतनी जल्दी? से ये पता चलता है कि हंसी मजाक करने से वक्त का पता ही नहीं चलता। चलो अब बारिश में बाहर निकलो और अपने सिस्टम को शराब से दूर रखो। एक आदमी कहता है, हमें छुट्टी दे दो। भी दूसरा आदमी बोलता है, क्यों ना मैं तुम्हें कुछ बताऊं जिससे शांति रहने में मदद मिले। ये उसी दरवाजे के बारे में है जो आज गेट के सामने पड़ा हुआ था। ऐसा कहते हैं कि बरसाती रातों में दरवाजे को खुद म खुद चलते हुए देखा जा सकता है। भी वहाँ बैठे सभी आदमी ये सोच के ही डर जाते हैं। तुम
हमें डरा क्यों रहे हो? अभी वो कहता है, ओ तुम खुद ही क्यों नहीं अपनी आंखों से देख लेते? क्या पता दरवाजे पे बनी वो औरत तुम्हें चलती हुई क्यों ना दिख जाए रास्ते में। तभी सामने बैठा हुआ आदमी बोलता है, तुमने तो उनको सच में ही डरा दिया सोनिकीची। कौन ही एक बड़ा आदमी एक छोटी सी बातों की कहानियों से डरेगा भला। पहले बातें ये निकल के सामने आ रही हैं कि आधी रात को कुछ जवान बंदों ने ग्रुप में मिलकर उस दरवाजे को वहाँ फेंका है। यहाँ तक कि वो दरवाजा भी बिल्कुल बंद था। शायद वो उसको फेंकने की जल्दी में होगा। और तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस दरवाजे को पहले भी कहीं देखा है। हाँ, मैं अभी यही सोच रहा था। वहाँ दो आदमी बैठे एकदम से बोलते हैं, योशिवारा, सही कहा ना? ओ अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि योशिवारा के लड़कों ने उसको वहाँ पे फेंका? दूसरा आदमी बोलता है, तुम यकीन से नहीं कह सकता, ये लगा तो मैंने कह दिया, सॉरी। भी सामने बैठा आदमी कहता है, क्या तुमने वो स्टोरी सुनी है, टैम की प्रेम कहानी? भी दूसरा आदमी कहता है, कहानी ना, समुराई और कोकोशी जोरो के बीच में? वाह, क्या तुम किसी नाटक के बारे में बात कर रहे हो? तभी वो आदमी कहानी सुनाना शुरू करता है। साल पहले की बात है। जाहिर तौर पर वहाँ कुछ डोजो में एक लड़का था। योशिबुरा की वेश्या के ऊपर पैसों की बारिश करता था। मुझे लगता है कि वो उसके रोज के ग्राहकों में से एक था। हालांकि ये कहा गया है, मैं उनके सामने तो नहीं कहूँगा, लेकिन तुम लोग तो जानते हो ना, कितने सारे समुराई गरीब परिवारों से ही आते हैं ना। में जब उसके सारे पैसे खत्म हो गए, उसने अपना सारा कुछ गिरवी रखना शुरू कर दिया ताकि वो योशिबुरा में जा सके। डोजो में उसके साथ के लड़कों ने उस लड़के को बहुत सा डांटा। ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन आखिरी दिन जब उसने वेश्या को देखा था तो कहा था, वादा करता हूँ मैं अपना ये संबंध बनाने के लिए वापस जरूर आऊंगा, मेरा इंतजार करना। शक ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो वहाँ पर जा सके, बिकॉज़ उसके पास इतने पैसे नहीं थे। शायद उसको अजीब लगा, लेकिन उसके बाद उसने समुराई ने वेश्या के पास जाना बंद कर दिया। जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है उस वेश्या ने उसकी बात को दिल पे ले लिया। वो अपने सभी कस्टमरों के लिए मर चुकी थी। उसने सबसे बोलना बंद कर दिया। उसने समुराई के प्रति अपनी वफादारी को निभाने का सोचा। आखिर में उसके सभी कस्टमरों ने उसे पूछना ही बंद कर दिया, लेकिन वो खिड़की के पीछे बैठी रहती थी और अपने समुराई का लौट आने का इंतजार करती थी। अभी भी बारिश हो रही होती है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, क्या तुम्हें पता है, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो मैंने सुना है। वो कुछ इस तरह है। एक भटका हुआ समुराई था जिसके पास एक पैसा भी नहीं था और एक औरत थी, इकलौती थी, उसके प्यार में पड़ गई। ऐसा कहते हैं कि उस समुराई ने कभी भी वेश्या को अपनी जेब से पैसे नहीं दिए थे। उसने कभी एक पैसा भी नहीं दिया था। मुझे नहीं पता उस वेश्या ने उसको कैसे रिझाया। मुझे तो बस ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली था, लेकिन मुझे लगता है कि उस वेश्या का मालिक उसे ज्यादा पसंद नहीं करता था कि वो तब भी अपना मुफ्त में पेट भरता था और फिर घिसी पिटी बातें करके चला जाता था। जैसे कि एक बार जब तुम्हारे पैसे दे दूंगा तो पूरे ब्याज के साथ दूंगा, लेकिन फिर एक दिन उसने अचानक आना बंद कर दिया। ये है कि उस वेश्या के ऊपर दबाव डाला होगा। कौन दोषी ठहरा सकता है? उसके पास केवल भावनाएं थी जो उसने दबा दी, लेकिन एक दिन उसने वो बाहर निकाल दी, एक पत्थरों की बोरी की तरह उसे बाहर फेंक दिया। कहती है, क्या कहा था तुमने कि मैं अपने पैसे भर दूंगा, हैं? भी एक आदमी कहता है। उसके बाद उस औरत का क्या हुआ मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि अब वो शायद उस वैशालिया में ही होगी। वैसे तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे मुझे भी कुछ ऐसे ही याद आ गया था। उसने मेरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया, बस और कुछ नहीं। तभी सभी उसकी तरफ देखकर घूरने लग जाते हैं। वो कहता है, असल में एक वेश्या थी जिसके साथ मैं बहुत पहले सोया था। हालांकि जब भी वो मेरा जाम डालती थी तो हमेशा एक आदमी के बारे में बात करती थी। उससे कहता था कि उसके पैसे जल्दी दे देगा और मुझे ये सब सुनने के लिए बैठना पड़ता था, जैसे कि किसी पे आप किसी का मनोरंजन कर रहे हैं। वो बहुत खुश होकर उसके बारे में बात करती थी, इसलिए मैं चुपचाप सुनता रहता था। मैं हमेशा सोचता था कि एक वेश्या अपने कस्टमरों के साथ ऐसे ही रहती है। के बाद मैंने अपना काम पूरा किया और अपने रास्ते पर निकल लिया। लेकिन जब मैं जा रहा था तो मैंने कुछ लोगों की बातें करते हुए सुनी। बातें कर रहे थे कि वही वेश्या उस गली में कटी हुई पड़ी मिली। औरत पूरी मेरे दिमाग में चल रही थी। इन आखिर में हम तो सिर्फ एक रात के ही प्रेमी थे। मैं कुछ और नहीं कर पाया, लेकिन मैं पूरा शौक हो गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं बस सिर्फ उससे एक रात पहले ही मिला था। और कहा गया कि जिस आदमी के बारे में वो बात कर रही थी उसी ने ही उसको मारा है। ऐसा है तो वो उसकी भावनाओं के साथ खेल रहा था। शायद ये बात फैलने से पहले वो अपनी इज्जत बचाना
जाना चाहता था। फिर दूसरा आदमी कहता है सोनिकीची, क्या वो दुकान नाकामोची के पीछे की तरफ थी, यहाँ पर वो कागज की लालटेन लटकाई हुई है? तभी वो कहता है हाँ ये सही है। इसके बारे में क्या मैं सही हूँ? ये तो वो दरवाजा उसी दुकान का था जिस पर एक औरत का चेहरा है। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं और उसकी तरफ शौक से देखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? ये कहानियाँ हमने एक दूसरे को सुनाई हैं, सीना किसी तरीके से एक साथ जोड़ी हुई हैं। तभी वो इकट्ठा हो जाते हैं और उस दरवाजे के बारे में बड़ी गहरी से सोचते हैं। भी बारिश रुक जाती है। कहता है कि बाकी लोग अच्छा समय बिता रहे होंगे, वैसे भी 2 घंटे बीत चुके हैं। भी उनकी ओर एक दरवाजा खुलता है। आदमी उन्हें बोलता है हमें एक लाश मिली है, हमें मदद चाहिए। अर्श उसी जगह पर है जहाँ पर दरवाजा मिला था। वो सभी ये सुनकर दंग रह जाते हैं। वो उस लाश को वहाँ देखने जाते हैं। देखने से तो वैसा लगता है कि इन्हें खुद ही अपनी हत्या की है। सभी घरों के सामने ने ये काम उस दरवाजे के सामने किया। तुम्हें लगता है कि वो दरवाजा शरापित है? भी हमें उस लाश की तस्वीर दिखाई जाती है। उस आदमी ने अपनी पूरी तलवार अपने सीने के अंदर दाग रखी होती है और कसकर पकड़ा होता है। दरवाजे के सामने बैठा होता है। हे भगवान, उसने बैठे बैठे ही अपने पेट के अंदर तलवार को दाग दिया। बस इतना ही नहीं, तलवार पूरी तरह से उसके शरीर के अंदर धसी हुई है, पीछे से बाहर भी आ रही है। लोग आमतौर पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते, खासकर खुद के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसे तो ऐसा लगता है कि किसी ने उसको दरवाजे के ऊपर पिन कर दिया है। देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि वो दरवाजे पर बनी औरत की फोटो उसकी चोटी को खा रही है। पता चलता है कि ये वही आदमी होता है जिसकी वो लोग कहानियां सुना रहे होते हैं। के बाद ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घटने लग जाती हैं। मैं इन सब घटनाओं को तो कवर नहीं कर सकता, थोड़ा टाइम स्किप कर देते हैं। इन सब चीजों के चलते दौरान कुछ लोग फिर से हेड प्रीस्ट के पास जाते हैं। वहाँ बैठा एक आदमी कहता है कि अंधविश्वास, देवताओं का सम्मान करना आज के समय में ये तो सब बकवास है। चीजों के कारण हमारा गाँव पिछड़ा हुआ है, कभी आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। भी दूसरा आदमी कहता है पर हमारे पूर्वजों ने बोला था कि इस चीज के ऊपर हमें कभी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये सदियों से यहीं पर हैं और आज तक इनकी पूजा की जाती है। उशिशामा हमारे देवता हैं, हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। हमारा बंधन इसके साथ जुड़ा हुआ है, हम एकदम से इसके साथ नहीं तोड़ सकते। या सच में आपको ऐसा लगता है? लेकिन ये बात हर कोई यहाँ पर ऐसा नहीं सोचता। हमें तो पता ही है, हम सब ने इस बात पे सहमति दिखाई थी। जगह के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। माफ कर दीजिए प्रीस्ट, पर हम ऐसा लगता है कि जगह के ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए। तभी पहले वाला आदमी कहता है कि हर कोई उन पुराने रीति रिवाजों से मुक्त होना चाहता है जो कि इस गाँव के ऊपर कर्ज बन के बैठा हुआ है। क्या इन चीजों को भगाना आपका काम नहीं है मिस्टर प्रीस्ट? हमें जितनी जल्दी हो सके उन पुरानी रीति रिवाज और परंपरा से हमें नाता तोड़ लेना चाहिए। वो ऐसी बातें बोलता है तो उसके बाद उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं, जोर से चिल्लाता है और वहीं पर मर जाता है। ये सब कुछ देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं। ये क्या हो रहा है? जाओ जल्दी डॉक्टर को बुलाओ कोई। प्रीस्ट कहता है रुको, ये नहीं हो सकता। जहाँ तक गांव का सवाल है, क्या वो 2 सोल्जर हो सकता है? इसके कहने का मतलब है कि वो गांव को थोड़ा और बड़ा करना चाहता था, इसलिए वो उन सबको हाँ कर देता है। इस चीज के लिए पता चलता है कि मंदिर के बाहर बहुत सारे क्रॉस बैठे होते हैं। उशिशामा उन क्रॉस की मदद से ये सब बातें सुन रहा होता है, जिस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड अगले दिन हम देखते हैं कि प्रीस्ट अपने मंदिर की सफाई कर रहा होता है एंड दूसरी तरफ वो सभी लोग उशिशामा के पास पहुंच जाते हैं उसको तोड़ने के लिए। अभी वहाँ खड़ा एक आदमी बोलता है कि इतने लोगों की जरूरत नहीं थी, भला एक मूर्ति क्या ही कर सकती है, इससे कितना ही खतरा हो सकता है। पता नहीं चीफ इस बारे में इतना बड़ा मुद्दा बना के क्यों रखते हैं, पता नहीं वो इस मूर्ति को क्यों हटाने से डरते हैं। लो अब इसे जल्दी से खत्म करते हैं और कुछ पीने के लिए चलते हैं। कहते ही वो आदमी पूरे जोर से तोड़ा मारता है और उशिशामा की मूर्ति ऊपर की ओर से टूट जाती है। तभी उस आदमी के साथ कुछ ऐसा होने लग जाता है, उसका फेस धीरे धीरे फूलने लग जाता है। उसके फेस के अंदर बहुत सारे बाल घुसे होते हैं। वो धीरे धीरे इतना ज्यादा फूल जाता है कि उसका मुंह एकदम से वहीं पर फट जाता है। दूसरी तरफ वो प्रीस्ट भी वैसे ही मर जाता है जैसे उशिशामा की मूर्ति को तोड़ा गया था। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि प्रीस्ट का चेहरा वैसे ही टूटा हुआ है जैसे कि वो मूर्ति में क्रैक आया था, मतलब कि टूटा था। उस दिन के बाद उशिशामा की मूर्ति ऐसी ही रहती है और उसका शराब पूरी तरह से इस गांव में फैल जाता है। सब चीजों से आपको पता चल ही गया होगा कि इस तरह से ये शराब उशिशामा का इस गांव में फैला था। इस वजह से वो गांव के सभी लोग शराबित हो गए और उन्हें वो अलग अलग तरीके से टॉर्चर करने लगा। ऐसे ये धीरे धीरे समय बीतता रहा। वक्त के साथ साथ गाँव के अंदर प्रोग्रेस होती गई। गाँव डेवलप्ड होकर एक शहर बन गया। गाँव के पुराने लोग थे वो तो इस शराब से मर
चुके थे, लेकिन उनके बच्चे थे वो भी इस शराब के साथ जुड़े होते हैं। टोगशिशामा की जो मूर्ति है आज भी इस जगह के ऊपर मौजूद है। इस शहर के अंदर अजीबोगरीब चीजें वैसे ही होनी शुरू हो जाती हैं जो कि पुराने वक्त में हुई थी। शहर में बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन वो सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तुम सब बोलोगे कि वांग तुम धोखेबाज हो, इतनी आगे तक बढ़ के तुम स्टोरी क्यों नहीं बता रहे। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि स्टोरी में आपको क्या बताऊं, सब के सब शॉर्ट स्टोरीज हैं। चलो मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। कि एक क्लास के रूम के अंदर एक लड़की अकेली बैठी पढ़ रही होती है। तभी क्लासरूम के बाहर दो लड़कियां आ जाती हैं और वो कहती हैं कि हे इधर आओ जल्दी। हाँ क्या हुआ, क्या तुमको मुझसे कुछ चाहिए? तुमको जितना बोला है उतना करो, जल्दी इधर आओ। तभी वो दोनों लड़कियां अंदर बैठी लड़की की ओर पकड़कर बाहर की ओर धकेल देती हैं। फिर वो दोनों लड़कियां अंदर की ओर देखने लगती हैं। हे, ऐसा कौन करता है? अब तुम दोनों मुझे बताओगी कि ऐसे यहाँ पर क्या चल रहा है? वही तो हमको नहीं पता, तुम खुद देख लो अंदर। वो तो मेरा डेस्क है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तभी वो देख हैरान हो जाती है। जहाँ पर वो बैठी थी उसके डेस्क के किनारे पे कुछ था, उसे काली परछाई दिखती है। पहली लड़की कहती है तुमने पहले ध्यान नहीं दिया, और दूसरी लड़की बोलती है कि ये पूरे समय से यहीं पर था। तभी वो धीरे धीरे खड़ी होने लग जाती है, उसके हाथ बाहर आ जाते हैं। तभी वो घबरा जाते हैं और कहते हैं कि क्या हमको यहाँ से भागना चाहिए? दूसरी लड़की कहती है कि मेरे से तो हिला नहीं जा रहा। वो बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वो अपना चेहरा घुमा लेती है। तभी हमको दिखाई देती है एक लड़की जिसकी आंखें नहीं होती और नाक भी नहीं होती, मुंह खुला होता है और उसके काफी सारे दांत दिख रहे होते हैं। ऐसी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं, इन सबको तो कंप्लीट नहीं कर सकता क्योंकि ये अभी तक अनकम्प्लीट हैं। अब हम जान लेते हैं कि ये PTSD रेडियो ये आगे क्यों नहीं कंप्लीट की गई। ये सब चीजें अब राइटर ने वॉल्यूम 6 के अंदर सब कुछ बता दिया था। चलो अब हम इन चीजों के बारे में पता लगाते हैं कि उनके साथ क्या क्या चीजें हुई थी। तो हमारे ऑथर ने ही ये कर्स बनाया था और उनको ही ये सब चीजों का सामना करना पड़ा। उन्होंने जो चीज बनाई वही उनकी रियल लाइफ में एक कर्स बन के रह गया। हमारे ऑथर है मसाकी नाकायामा। उन्होंने अपने कुछ आगे की स्टोरी के चैप्टर में अपनी स्टोरी बताई थी। वो इस मांगा को लिख रहे थे तो उनके साथ क्या क्या हुआ था। ट्रू स्टोरी एडिशन आफ्टर मैच। नाकायामा सेंसे ने एक न्यू जगह अपार्टमेंट लिया था रेंट के ऊपर, यहाँ पर इस मांगा के ऊपर काम करने के लिए। और उन्होंने ये भी बताया था कि इतनी सारी और मांगा और स्टोरीज लिखी हैं। लोग उससे पूछते भी थे कि आपको भी कभी रियल लाइफ में ऐसे घोस्ट वगैरह दिखे हैं, कोई एक्सपीरियंस वगैरह हुआ है क्या आपको? इन्होंने कहा कभी भी नहीं। नाकायामा सेंसे ने आज तक ऐसा कभी भी फील नहीं किया था। बट जब वो इस अपार्टमेंट के अंदर आए सब कुछ चेंज हो गया। असल में उन्होंने जो यहाँ पर जगह ली थी वो काफी ज्यादा महंगी थी। उस अपार्टमेंट का रेंट 60,000 येन तो एक महीने का था। आने वाली बात तो ये है कि उनको ये जगह 25,000 येन के अंदर ही मिल गई। एक और अजीब बात थी, ये अपार्टमेंट काफी खाली खाली रहता था। तभी एक दिन जब वो वहाँ अपने क्लोजेट को खोल कर देखते हैं तब उन्हें वहाँ एक फॉइल पेपर मिलता है जो एक लकड़ी के साथ चिपका हुआ था। उसके ऊपर लिखा हुआ था प्रॉपर्टी ऑफ ओनर होम श्राइन, मतलब कि उसके अंदर एक श्राइन का टुकड़ा था। बट वो उसे वापस वहीं पर रख देते हैं और वो ऐसा प्रटेंड करते हैं कि जैसे उन्होंने ये देखा ही नहीं। इस दिन के बाद भी इनके साथ कई सारी अजीब गरीब चीजें होने लग जाती हैं। दिन नाकायामा सेंसे अपने असिस्टेंट के साथ काम वगैरह कर रहे थे। अब उन्हें काफी बार ऊपर वाले फ्लोर से पैरों के चलने की आवाजें आती थी, जबकि ऊपर वाले फ्लोर पर थे कोई रहता ही नहीं था। और एक बार तो उनके लैंडलॉर्ड के साथ भी झगड़ा हो गया कि उन्होंने रेंट भर दिया था। ये सब होने के बाद भी उसका लैंडलॉर्ड था ये बातें मानने को तैयार ही नहीं था कि उन्होंने ये रेंट भर दिया। जब वो चेक करता है तो उन्हें यकीन होता है कि ये रेंट भर दिया। उनके साथ जो लोग काम करते थे वो भी उसे छोड़कर चले गए थे। अब उन्हें लग रहा था कि ये जगह सच में काफी अजीब है, इसलिए वो उसी दिन पैकिंग करते हैं और दूसरी जगह के ऊपर जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। वो एक दिन जब मांगा के ऊपर काम कर रहे थे तो उनके मुंह से अचानक से खून आने लग जाता है। जब वो हॉस्पिटल में जाकर ये चेक करवाते हैं उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक काफी रेयर डिसीज हो गई है। उसका नाम है इडियोपैथिक क्रोमोसाइटोपेनिक पुरपुरा। अगर प्रोनाउंसिएशन अगर गलत लगी तो अपने आप पढ़ लो यार, मुझे नहीं पता। उन्हें अपनी मांगा पेज के अंदर एक पैनल बनाकर दिखाया भी था कि उनका मुंह पूरी तरह से अंदर से सड़ चुका था। ये IDP है, ये एक ब्लड डिसऑर्डर है कि अंदर हमारा ब्लड थोड़े कम सेल्स वगैरह तैयार करता है। ये बिल्कुल ही काम करना बंद कर जाता है तो हमारे ब्लीडिंग का रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। नाकायामा सेंसे हॉस्पिटल में सिर्फ यही चीजें सोचते थे कि उसको ये इतनी रेयर डिसीज कैसे हो गई। जब वो वापस से ठीक होकर अपनी मांगा के ऊपर फिर से काम करना शुरू करते हैं, अभी भी अपनी मांगा को रोकते नहीं हैं।
अभी उनकी एक असिस्टेंट वापस काम पे आ जाती है जो कि वो पहले उन्हें छोड़कर चली गई थी। वो आती है तो उन्हें बताती है कि वो उन्हें क्यों छोड़ के गई थी। बताती है कि जो मेरी दादी थी उनको जब मैंने बताया कि आप इस वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हो, उन्होंने मुझे वहाँ जाने से साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जगह ठीक नहीं है, चीजें यही नहीं रुकती। उसके बाद ही उनके साथ बहुत सी अजीब चीजें हुई। बिना क़यामा अपनी स्टोरी किसी दूसरे को बताता था, या तो वो अचानक से बीमार हो जाता था, फिर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता था। इसलिए उन्होंने दूसरों को स्टोरी बताना भी बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब वो मांगा लिख रहे थे तो उसके असिस्टेंट को एक स्मेल आती है। फिर वो बताते हैं कि बाहर फ्लोर के ऊपर एक वैक्यूम स्पेस है, यहाँ से ये स्मेल आती है। सुनकर एक उसकी असिस्टेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है कि मैं उसके अंदर जाके देखना चाहूंगी। वो उसकी आखिरी रात थी जो उसके ऑफिस के अंदर आई थी। एमएस सेंसे ने उसको बहुत से कॉल किए लेकिन उसका एक भी रिप्लाई ना आया। उसके कुछ दिनों के बाद जो उसके असिस्टेंट वगैरह थे तो उन्हें ब्लैक शैडो वगैरह दिख रही थी। जब भी वो काम करते थे या तो विंडो के ऊपर या फिर उनके गेट के ऊपर। असिस्टेंट के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने बाद में आना ही बंद कर दिया या तो फिर वो बीमार हो गए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी फिर भी नाकयामा सेंसे ने अपनी ये रेडियो चालू रखा। फिर चैप्टर 97 के बाद उनका कोई भी चैप्टर नहीं आया। के बाद नाकयामा सेंसे ने वॉल्यूम 6 के अंदर एक और ट्रू स्टोरी बनाकर अपलोड की। स्टोरी के अंदर उन्होंने बताया कि जब वो वॉल्यूम 5 के अंदर काम कर रहे थे भी अचानक से उनका एकदम से मुंह साइड से सूज गया था। देखकर वो हैरान थे क्योंकि ना तो उनको कोई बुखार था ना कि कोई बीमारी। जब उन्होंने टेम्परेचर वगैरह चेक किया तो उनका उल्टा लो होता जा रहा था। अचानक से तभी वो बेहोश हो जाते हैं। सीधा जाके उनकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है। जब हॉस्पिटल में होते हैं वो एकदम बिल्कुल सही हो गए थे, इसलिए उनको कुछ हुआ ही नहीं। उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। नाकयामा सेंसे को लग रहा था कि कोई तो चीज है जो कि कह रही है बार बार कि इस मांगा को बिल्कुल मत लिखो और इस बारे में किसी को तुम मत बताओ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इससे आगे वो बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। वो PTSD रेडियो को यही समाप्त करना चाहते हैं। कहते हैं कि मैं इससे ज्यादा और ज्यादा ट्रॉमा नहीं सह सकता, पता नहीं मेरे साथ और क्या क्या चीजें हो जाएं। आई नो, मैं जानता हूँ कि तुम लोग अब पूछोगे कि ये बात में सच्चाई है या झूठी, ये मांगा सच में कर्स्ड है कि नहीं है। बट ये उस टाइम पे जब ये मांगा पब्लिश हुई थी तो लोगों ने उनकी बातों पे ये सब कुछ यकीन कर लिया था। इस मांगा इज कर्स्ड। हो भी सकता है कि उनके साथ ऐसी चीजें हो भी सकती हैं। आज के टाइम पे लोग इस चीज को झूठा समझते हैं, बट ये सब चीजें उनके साथ रियल लाइफ में हुई थी। मेरे मन में तो सिर्फ एक ही सवाल है, अगर वो इस मांगा को बीच में ना छोड़ते तो ये मांगा इतना हम सोचते हैं ये उससे भी ज्यादा मोर डिस्टर्बिंग बन सकती है। और वैसे भी वो हॉरर स्टोरी के मांगा आर्टिस्ट हैं, उनको पता है कि कैसे स्टोरी बनानी है और लोगों के ऊपर कैसे इन्फेक्ट डालना है। तो मान लेते हैं कि ये मांगा कर्स्ड है, तो मतलब कहने का क्या, मेरे साथ साथ तुम भी कर्स्ड में मरो सालों। हाँ, नाकयामा सेंसे ने एक और मांगा लिखी थी जो ऐसे ही आर्ट ग्राफिक है कि बहुत सारी स्टोरीज का मेल है जो अभी तक किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया। अगर तुम चाहते हो कि वो मांगा आपको चाहिए बता देना मुझे। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तक मैं मिलता हूँ इन 2 स्टोरीज के अंदर जो ऊपर स्क्रीन पे ऊपर दिख रही हैं। आरिगातो गोजाइमास।